नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने महासागरीय धाराओं का सेक्शन लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में बोला जाए तो हमने महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा कि महासागरीय धाराओं को मुख्यतः 5 कारक प्रभावित करते हैं, जो तापमान, लवणता, तट का आकार, हवा वायु की दिशा और कॉरियोलिस बल होता है, जिनके कारण महासागरीय धाराएं चलती हैं। और इनका मुख्य कारण काम या बोले कार्य पृथ्वी पे तापमान को वितरण करना है, निचले अक्षांशों से ऊपरी अक्षांशों की तरफ और ऊपरी अक्षांशों से निचले अक्षांशों की तरफ। आज हम इन महासागरीय धाराओं को महासागरों के हिसाब से देखेंगे और इनका शिपिंग इंडस्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री यानी कि मत्स्य उद्योग और नौका उद्योग के ऊपर इनका प्रभाव देखा जाएगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और इनका मत्स्य उद्योग अथवा नौका उद्योग शिपिंग इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है या फिर ये कैसे उनको प्रभावित करते हैं, तो इन सभी को देखें। उससे पहले अगर हम महासागरों की बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वी पे 5 महासागर मौजूद है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक, जिसे हम दक्षिणी महासागर का नाम देते हैं। इन 5 में से 2 तो फ्रिजिड है, जमे हुए हैं, उत्तरी ध्रुव वाला पार्ट और दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट। और हिंद महासागर केवल दक्षिणी भाग में ही महासागरीय धाराएं चलती हैं मुख्य रूप से, क्योंकि उत्तरी भाग में इंडिया मौजूद है। तो हम मुख्यतः जो है वो हम 2 बड़े और एक ओशियन के आधे भाग को देखने वाले हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इस वर्ल्ड मैप के ऊपर इक्वेटर ड्रॉ कर देता हूं, यानी भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव वाला भाग और दक्षिणी ध्रुव वाला भाग। तो अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की बात करें। रेड कलर से जो महासागरीय धाराएं बनाई जाएंगी वो गर्म होंगी और ब्लू कलर से ठंडी होंगी। नाम के साथ इनकी विशेषताएं और इनका जो प्रभाव है वो बताते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, जब ये फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइन से होकर गुजरती है तो इसे काइन धारा के नाम से जानते हैं, काइन करंट। और यही काइन करंट जब मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के तट से होकर गुजरती है तो इसे फ्लोरिडा करंट कहते हैं। और मैक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलकर ये गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा के रूप में बाहर निकलती है, जो सबसे गर्म और सबसे तेज मानी जाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों से प्रभावित होकर आगे की तरफ बढ़ती है, जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भाग में पहुंचती है, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक अपवह के नाम से जानते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जिस भी जलधारा के नाम के आगे अपवह जुड़ा हुआ हो, हमेशा ध्यान रखिएगा वो जलधाराएं वायु यानी कि पवनों के प्रभाव में चलती है। जैसे पश्चिमी पवन अपवह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, या फिर दक्षिणी उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवह, या फिर उत्तरी अटलांटिक अपवह। और यही उत्तरी अटलांटिक अपवह आगे की तरफ बढ़ती है और नॉर्वे के तट पर पहुंचते ही इसे नॉर्वेजियन धारा के नाम से जाना जाता है। अब आइए जरा इनका प्रभाव देखें। जैसा हमने बात किया था तापमान वितरण का प्रभाव, तो जैसा हम देख रहे हैं या फिर जानते भी हैं कि यूरोप हमारा शीतोष्ण अक्षांश पे स्थित है, शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, और ठंड में यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसका अर्थ है कि यहां का जो समुद्री भाग है वो ठंड में जम जाता है। लेकिन हकीकत में ये नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? तो क्योंकि गर्म उत्तरी अटलांटिक अपवह और नॉर्वेजियन धारा बहुत अधिक ठंडे पानी को गुनगुना बनाती है, यानी इन्हें जमने से रोकती है। और इसीलिए हम अगर बोलें तो उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी यूरोप के बंदरगाह या तट शीतकालीन मौसम में भी या फिर सर्दियों के मौसम में भी खुले रहते हैं, या बोले तो ये सालों भर खुले रहते हैं। और यही कारण है कि यूरोप का केवल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी और उत्तरी तट होने के बावजूद यूरोप पूरी दुनिया से कनेक्टेड है वाया सी रूट। कारण है उत्तरी अटलांटिक अपवह और नॉर्वेजियन धारा।
फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर ध्रुवों की तरफ बढ़े तो ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से एक धारा उतरती है जिसे हम पूर्वी ग्रीनलैंड धारा अथवा इरमिंगर धारा के नाम से जानते हैं, जो ठंडी है। और ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग से एक धारा उतरती है जिसे हम पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा बोलते हैं, और क्योंकि ये लैब्राडोर सागर से होकर बहती है तो इसे लैब्राडोर धारा का नाम दिया जाता है, जो ठंडी है। अब आइए फिर से इसका प्रभाव देखा जाए शिपिंग इंडस्ट्री पे और फिशिंग इंडस्ट्री पे। तो क्योंकि लैब्राडोर करंट ठंडी है और कनाडा का उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग जो है ये शीतोष्ण जलवायु में या फिर बोले हम आर्कटिक वृत्त के आसपास स्थित है, तो ठंड में ठंडी लैब्राडोर के कारण ये तट जम जाता है। ये तो बोले तो उल्टा प्रभाव है या फिर बैड इफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गौर फरमाएं तो नंबर 4 यानी कि गल्फ स्ट्रीम और नंबर 8 यानी कि लैब्राडोर धारा, ये दोनों कनाडा के पूर्वी तट पे न्यू फाउंडलैंड के पास मिल रही है। और जब ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है तो गहरे समुद्री कोहरे का निर्माण होता है, जो यातायात के पानी के जहाजों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, यानी फिर से ये गलत प्रभाव या बोले तो बैड इफेक्ट आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने के कारण गुनगुने पानी का निर्माण होता है, जिसमें प्लैंकटन्स पैदा होते हैं, सूक्ष्म समुद्री पौधे, जिसके कारण यह क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर धारा के कनाडा के पूर्वी तट पे न्यू फाउंडलैंड के पास मिलने के परिणाम स्वरूप यहां विश्व के प्रमुख मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक का निर्माण होता है, जिसे ग्रैंड बैंक्स के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी पे जिस जिस स्थान पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहां मत्स्य उद्योग बहुत ही अच्छा होगा, या बोले मछली उत्पादन क्षेत्र बनेंगे। अब जरा हम पूर्वी तट भाग में आते हैं, अटलांटिक महासागर के या बोले पश्चिमी भाग में आते हैं यूरोप के। तो यहां से एक जलधारा उतरती है जिसे हम काइन जलधारा का नाम देते हैं, और ये जैसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पहुंचती है गर्म हो जाती है और गुइना धारा के नाम से जानी जाती है। तो कुछ इस तरीके से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं बनती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें तो नंबर 11 दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा है, जो ब्राजील के तट से टकराकर जब नीचे उतरती है तो यह बन जाती है ब्राजीलियन धारा, जो गर्म है। वहीं अभी हमने पश्चिमी पवन अपोह की बात की, तो क्योंकि पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में सतत रूप से प्रवाहित हो रही हैं, और सबसे अहम बात, इनको दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते हो इनकी अधिक गति के कारण इन्हें गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। तो यह एक नए धाराओं का निर्माण करती हैं पूरे के पूरे दक्षिणी महासागर के अंदर, जिसे पश्चिमी पवन अपोह के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इनकी बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से जब ये टकराती हैं तो दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये अटलांटिक महासागर वाली फॉकलैंड द्वीप से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसे फॉकलैंड धारा बोलते हैं, और फिर से इस क्षेत्र में, यानी कि उरुग्वे वाला क्षेत्र है या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो ब्राजील का है, ये फिर से मत्स्य बोले तो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 14 नंबर हमारा आ जाता है पश्चिमी पवन अपोह या दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा, जो ठंडी है, और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर निकलती है, जिसे हम बेंगुएला धारा के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा अटलांटिक महासागर का महासागरीय धाराओं का एक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रशांत महासागर की तरफ। तो प्रशांत महासागर को क्योंकि हमने बीच से बांट दिया है, तो आधा इस भाग में और आधा इस भाग में। तो प्रशांत महासागर की बात करें तो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा जो यहां मौजूद है,
वो इस भाग से निकलती है और जापान के तट से होकर ऐसे निकलती है जिसे हम जापान धारा अथवा कुरोशियो धारा के नाम से जानते हैं। फिर से इसका प्रभाव देखते हैं। गर्म जापान धारा अथवा कुरोशियो धारा के कारण जापान शीतोष्ण क्षेत्र में होने के बावजूद इसका पूर्वी तट, क्योंकि ये जापान के पूर्वी तट से होकर गुजरती है, ठंड में भी खुला हुआ होता है, यानी कि ये जमता नहीं है, सालों भर ओपन होता है। और ये जब पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस में आती है तो नंबर 3 बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या प्रशांत महासागरीय धारा, जो गर्म है, कनाडा के पश्चिमी तट पे पहुंचती है और अलास्का के दक्षिणी तट पे यह अलास्का धारा बन जाती है। अब गर्म उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और अलास्का धारा के कारण कनाडा का पश्चिमी तट और अलास्का का दक्षिणी तट सालों भर खुला रहेगा, यानी फिर से ये एक अच्छा इफेक्ट हो गया। और यह फिर कैलिफोर्निया से होकर उतरती है, जिसे हम कैलिफोर्निया धारा के नाम से जानते हैं, जो ठंडी है। वहीं एक और धारा बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग सागर से होकर उतरती है कुछ इस तरीके से, जिसे हम बेरिंग करंट, बेरिंग धारा, कुरिल द्वीप और गर्त से होकर पास होती है, ट्रेंच से, तो हम इसे कुरिल धारा बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम है ऑफिशियल ओयासियो धारा, जो ठंडी जल धारा है। अब यहां देखिए, ओयासियो धारा जब जापान के पश्चिमी तट पे पहुंचेगी तो अब ये जापान के पश्चिमी तट को ठंड में जमा देगी, यानी जापान का पश्चिमी तट विंटर सीजन में फ्रोजन होगा, कारण है ओयासी। अब ये तो बैड इफेक्ट हुआ, गुड इफेक्ट भी है। गर्म कुरोशियो और कोल्ड ओयासियो के मिलने के कारण जापान सागर और चाइना सागर फिर से विश्व के प्रसिद्ध मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक बनता है। उसके पश्चात एक जलधारा ओहस्टक सागर से निकलती है, जिसे हम ओहस्टक करंट का नाम भी देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है ये प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग की जलधाराएं होती है। दक्षिणी जलधाराओं की बात करें या दक्षिणी भाग की बात करें, तो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा जो है नंबर 7, वो नंबर 8 बन के उतरेगी। कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी, नंबर 8 दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा और नंबर 9 जो है वो हमारी होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो गर्म होती है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जब पश्चिमी पवन अपवाह से मिलेगी तो ये बन जाएगी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा, और फिर पेरू के तट से होकर ये जब ऊपर जाएगी तो इसे पेरू जलधारा अथवा हम्बोल्ट जलधारा का नाम देते हैं, जिसका मुख्य प्रभाव आप एल नीनो, ला नीना और एंसो के अंतर्गत देखते हैं कि पेरू जलधारा के आने और नहीं आने के कारण एल नीनो होता है, एंसो होता है, या फिर ला नीना के जो इवेंट्स होते हैं ये होते हैं, और इनका प्रभाव इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से प्रशांत महासागर की धाराएं कंप्लीट होती हैं। फिर आते हैं हम हिंद महासागर की तरफ, और हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा जब मोजाम्बिक के तट से होकर गुजरती है तो इसे मोजाम्बिक धारा अथवा आगुलाह धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिमी पवन अपवाह से मिलकर या तो दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा बोलिए या फिर पश्चिमी पवन अपवाह बन जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा का नाम दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से महासागरीय धाराओं का एक सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और छुपा हुआ सवाल पूछ देता हूं, और जो पूछा जाता है यूपीएससी में, और वो क्या है, विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल हैं, अगर हम उनका वितरण देखें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स का, तो जरा ध्यान दीजिए। कैलिफोर्निया के
पश्चिमी तट पे स्थित है मोजावे डेजर्ट अथवा सोनोरोन डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट पेरू और चिली, नाम्बिब और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, सहारा डेजर्ट ऊपर की तरफ अफ्रीका, और ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग। तो सवाल यह होता है कि विश्व के सभी गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों स्थित? तो कारण है, अगर आप गौर फरमाएं तो यहां पे मौजूद ठंडी जलधाराएं और ऑफशोर ट्रेड विंड्स जो तट से अंदर की तरफ चलती हैं और गिरती हैं, डिसेंडिंग विंड्स, इसके कारण होता है यहां पे मौजूद है गर्म मरुस्थल। वहीं अगर हम इनके सर्कुलेशन की बात करें तो महासागरीय धाराओं का अगर एक पैटर्न देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखिए तो ये घड़ी की दिशा में घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो कुछ इस तरीके से छिपे हुए सवाल भी पूछे जाते हैं। और सबसे अहम बात, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप फिर से बता दूं, भूगोल के सवालों का जवाब जानते हुए नहीं दे पाओगे। तो हमेशा बच्चों सवालों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जैसे महासागरों का पूर्वी भाग यानी महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, महासागरों का पश्चिमी भाग यानी कि महाद्वीपों का पूर्वी भाग, ऐसे भी करके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप होना चाहिए, तभी ये आप आंसर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।